आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है हमारा, और एक क्लास में 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, किस लिए, तो 2025 के लिए यह सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और इन 500 प्रश्नों को आप सभी विद्यार्थी कर लेते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा तो उस सिर्फ और सिर्फ इसी 500 में से पूछा जाएगा। और 100 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना रहता है। और जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वह सिर्फ और सिर्फ इसी 500 में से आएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अगर बारीकी तरीके से यह 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कर लेते हैं तो आपको 50 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी 500 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कर पाए और उनका भी फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी हो पाए। और 2025 के लिए इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे, तो 91 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग 90 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो आप सभी विद्यार्थी उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर इस चैनल पर विजिट कीजिए और वह 90 क्वेश्चन को फोड़ दीजिए, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के 91 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो चलिए देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 91 नंबर, दधी जी की हड्डी से क्या बना था। दधी जी की हड्डी से क्या बना था, तो दधी जी के अस्थियों से इंद्र का वज्र बना था। 91 का राइट आंसर सी होगा, इंद्र का वज्र। हड्डी का अर्थ क्या होता है, हड्डी को अस्थिय भी बोलते हैं। और दधी जी के पुत्र का क्या नाम था, तो पिपलाद था। क्या था, तो पिपलाद था दधी जी के पुत्र का नाम। क्या था, तो पिपलाद था दधी जी के पुत्र का नाम। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पहले दिन पपाप्ती को क्या था। पहले दिन पपाप्ती को क्या था, तो पहले दिन पपाप्ती को बुखार था। 92 का राइट आंसर हमारा सी होगा, बुखार था। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, पपाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी। अब क्वेश्चन पूछता है आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में, और 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो पपाप्ती को पहले दिन क्या था, तो बुखार था। और पपाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण। किसके कारण, तो तेज बुखार के कारण पपाप्ती बेहोश पड़ी थी। किस कारण, तो तेज बुखार के कारण पपाप्ती बेहोश पड़ी थी। तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था, तो यह भग्गू के द्वारा किया जाता था। 93 का राइट आंसर हमारा डी होगा, भग्गू के द्वारा मछली काटने का काम यानी मछली काटने का धंधा किया जाता था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, संतु नरेन आपस में कौन थे। आपसे क्वेश्चन पूछता है, संतु नरेन आपस में कौन थे, तो संतु नरेन आपस में भाई भाई थे। क्या थे, तो नरेन क्या थे, तो संतु और नरेन आपस में भाई भाई थे। और मछली लेकर कौन भागा था, आपसे क्वेश्चन पूछता है, मछली लेकर कौन भागा था, तो मछली लेकर संतु भागा था। कौन भागा था, तो मछली के लेकर संतु भागा था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि जो मछली लेकर संतु भागा था और क्यों भागा था, तो कुएं में डालने के लिए भागा था मछली लेकर संतु। और आपसे एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में और क्वेश्चन पूछा जाता है, संतु किस लिए कांप रहा था। क्वेश्चन पूछता है, संतु किस लिए कांप रहा था, तो संतु ठंड से कांप रहा था। किससे कांप रहा था, तो संतु ठंड से कांप रहा था। और मछली चैप्टर किसने लिखा है, तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। किसने लिखा है, तो मछली पाठ किसने लिखा है, तो विनोद कुमार शुक्ल। और विनोद कुमार शुक्ल का से क्वेश्चन आता है कि पेड़ पर कैमरा, क्या, पेड़ पर कैमरा किसकी रचना है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, पेड़ पर कैमरा किसकी रचना है, तो पेड़ पर कैमरा भी विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। और मछली कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था, तो संतु ने पूछा था। तो आप लोग जितना भी हम रिवाइज करवाते हैं प्लीज़ अन्यथा में आप लोग ना लीजिए, और सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ इसी 500 का सीरीज चल रहा है, इसी में से पूछा जाएगा। तो 500 आपको पढ़ना ऑब्जेक्टिव
एमसीक्यू क्वेश्चन अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का बहुत ही कम समय बचा है। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, हमारा विश्वास करके, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है। 100% लड़ेगा तो लड़ेगा। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा पिताजी ने कहा था। 94 का राइट आंसर डी होगा, पिताजी ने। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मसाला कौन पीस रही थी? तो मसाला लेखक की माँ पीस रही थी। कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ पीस रही थी मसाला। और किस लिए पीस रही थी? तो मछली बनाने के लिए पीस रही थी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदा? क्वेश्चन पूछता है लेखक बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदा? तो लेखक बाजार से टोटल 2 मछलियाँ खरीदा, जिसमें से एक मछली मरी हुई थी और एक मछली क्या थी? तो जीवित थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है, मरी हुई मछली में झांकने से क्या दिखता है? क्वेश्चन पूछता है मछली में, मरी हुई मछली में झांकने यानी देखने से क्या दिखता है? तो मछली का परछाई यानी उनकी परछाइयाँ दिखता है। क्या दिखता है? तो उसकी परछाई दिखता है मरी हुई मछली में झांकने से। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो वह बेंगलुरु से है। 95 का राइट आंसर सी होगा, बेंगलुरु से है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, दही वाली मगम्मा का अनुवादक किसने किया? दही वाली मगम्मा का अनुवादक किसने किया? तो श्रीनिवास ने किया। किसने किया था? तो श्रीनिवास ने दही वाली मगम्मा का अनुवादक किया था। और आपसे क्वेश्चन पूछता है, दही कौन बेचती थी? आपसे क्वेश्चन पूछता है, यह दही कौन बेचती थी? तो यही मगम्मा दही बेचती थी। और कहाँ बेचती थी? तो शहर में बेचती थी। कहाँ बेचती थी? तो शहर में दही बेचने का धंधा करती थी। और धीरे धीरे बहू ने भी शहर में दही बेचने का धंधा अपने हाथों में ले लिया था। और मगम्मा का बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। और रंगप्पा कौन था? तो गांव का एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था, जो मगम्मा से रोज मिलता था। और कहाँ मिलता था? तो रास्ते में मिलता था। क्वेश्चन पूछता है, मगम्मा से रंगप्पा कहाँ मिलता था? तो रास्ते में मिलता था। और किसके पास मिलता था? क्वेश्चन पूछता है किसके पास मिलता था? तो अमराई के कुआं के पास मिलता था। तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी किस संदेश देती है? दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो यह बहुओं को संदेश देता है। किसे देता है? तो बहुओं को संदेश देता है। 96 का राइट आंसर हमारा सी होगा, बहुओं को संदेश देता है। क्योंकि इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो सास और बहू का वर्णन किया गया है दही वाली मगम्मा चैप्टर में। तो इसीलिए यह बहुओं को संदेश देती है, यानी संकेत करती है। क्या करती है? तो संकेत करती है। तो आप लोग समझ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, दिनकर जी की रचना कौन सी है? दिनकर जी की रचना है, यानी कौन सी रचना है दिनकर जी की? तो उर्वशी है। कौन सी रचना है? तो उर्वशी है। 97 का राइट आंसर ये होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछता है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार में दिनकर जी का जन्म हुआ था, बिहार राज्य में। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मतलब किस रचना पर मिला? आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो दिनकर जी के ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर मिली थी? तो यही उर्वशी पर मिली थी। कौन सी पर? तो उर्वशी की रचना पर मिली थी दिनकर जी के ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो जनताओं को कहा है। 98 का राइट आंसर हमारा ए होगा, जनताओं को कहा है। और जनतंत्र का जन्म कविता में आपसे क्वेश्चन पूछता है, जनतंत्र का जन्म कविता में किसे सिंहासन खाली करने के लिए बोला है? तो राजतंत्र को सिंहासन खाली करने के लिए बोला है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनता द्वारा जनता के लिए यह शासन है, यह किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन पूछता है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 99 का राइट आंसर डी होगा, देवनागरी लिपि में। और आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या मराठी? आपसे क्वेश्चन पूछता है मराठी, तो मराठी किस भाषा में लिखी जाती है? तो मराठी भी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। और एक और पूछता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्या?
तो आपसे एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैमरा पर ईयर आ गया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। क्या हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? तो हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 100 नंबर। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिण भारत से मिला है। 100 का राइट आंसर बी होगा, दक्षिण भारत से। और आपसे एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाता है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कब से मिलने लगा है। क्वेश्चन पूछता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख कब से मिलने लगा है, तो 8वीं सदी से मिलने लगा है। कब से मिलने लगा है? तो 8वीं सदी से नागरी लिपि का आरंभिक लेख मिलने लगा है। और कहाँ से मिलने लगा है? तो यही दक्षिण भारत से मिलने लगा है। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर। सवाल तो डैश का ही है, यानी सवाल किस चीज़ का है? हमसे क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से पूछा गया है सवाल तो है, यानी किसका है सवाल? तो सवाल तो रोटी का है। 101 का राइट आंसर हमारा ए होगा, रोटी का है सवाल। अगला नंबर क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? और अगर यह 500 ऑब्जेक्टिव आप सभी विद्यार्थी कर लीजिए हमारा विश्वास करके, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का बहुत ही कम समय बचा है, तो ज़रूर सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ लीजिएगा और सभी क्लास को कर लीजिएगा, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सभी प्रकार की तैयारी हो पाए और एक भी प्रश्न न छूटे आपके बोर्ड परीक्षा में। तो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। तो हमसे पूछा है मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है? तो यह निम्न मध्यम वर्ग की है। 102 का राइट आंसर बी होगा, निम्न मध्यम वर्ग की कहानी वर्णित है इस पाठ में। किस पाठ में? तो मछली वाली कहानी पाठ में। और मछली क्या है? तो कहानी है। और मछली कहानी कौन लिखा है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डैश थे, यानी किस में थे? तो बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक में थे। 103 का राइट आंसर डी होगा, शहनाई वादक में। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिस्मिल्लाह खां का बुखार था। क्वेश्चन पूछता है तो बिस्मिल्लाह खां का बुखार किस चीज़ का था? तो शहनाई का था। किस चीज़ के था? तो शहनाई का बिस्मिल्लाह खां का बुखार था। किसका था? तो शहनाई के बुखार था बिस्मिल्लाह खां के। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? क्वेश्चन पूछता है शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो शाह की उपाधि शहनाई को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो शाह की उपाधि भी शहनाई को प्राप्त है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहनाई किस पौधे से बनाया जाता है? क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो शहनाई किस पौधे से बनाया जाता है? तो घास नामक नरकट के पौधे। किस पौधे? तो घास नामक नरकट के पौधे से बनाया जाता है। किस पौधे से? तो घास नामक नरकट के पौधे से शहनाई बनाया जाता है, यानी शहनाई का रीड बना होता है। और आपसे पूछता है कि यह नरकट नामक पौधे कहाँ मिलता है? तो नदी के किनारे मिलता है नरकट नामक पौधा। तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चन हम रिवाइज करवाते हैं उन्हें ज़रूर याद रखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी हो जाएगा। और एक एक क्लासेस वही क्वेश्चन पढ़ाता है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ेगा और पूछा भी जाता है और कई बार पूछा भी गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर देख लीजिए, सभी क्वेश्चन बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, शहनाई की रीड किस तरह के पौधे से तैयार किया जाता है? हम ऊपर बता रहे थे इस वाले क्वेश्चन में, और नीचे यहाँ पर लिखा गया है शहनाई के रीड किस तरह के पौधे से तैयार किया जाता है? तो नरकट नामक एक घास का पौधा होता है, उसी से तैयार किया जाता है। 104 का राइट आंसर बी होगा, हम बताए भी हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, बहू की दशा थी। यह क्वेश्चन पूछेगा पक्का 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब? तो 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि बहुओं की दशा थी, तो बहुओं की दशा किस तरह था? तो मगरमच्छ के तरह था। 105 का राइट आंसर हमारा ए होगा, मगरमच्छ की तरह था। अगला नंबर क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा कौन था? तो मंगम्मा का पुत्र था, ये भी नहीं था। नजम्मा का भाई था, ये भी नहीं था। मंगम्मा का पुत्र था, ये भी नहीं था। इनमें से कोई नहीं था। 106 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं था। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ दे रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा गांव का एक जुआरी किस्म का लंपट व्यक्ति था, जो कभी कभार यानी कभी कभी जुआ खेला करता था। क्या खेला करता था? तो जुआ खेला करता था। और यह मंगम्मा से मिलता था। रंगप्पा जो था ना, वह जुआरी किस्म का व्यक्ति था, जुआ खेला करता था और वह मंगम्मा से मिलता था अमराई के कुएँ के पास, यानी रास्ते में। और कुछ रुपया पैसा उधार चाहता था। क्या चाहता था? तो कुछ रुपया पैसा उधार चाहता था। किस से? आपसे क्वेश्चन पूछेगा रंगप्पा क्या चाहता था? तो रुपये पैसे उधार। और किससे चाहता था? तो मंगम्मा से चाहता था।
और मगम्मा की बहू को जब यह पता चला तो वो उसके कान खड़े हो गए, यानी अचंभित में पड़ गए। और आप वो पोता का मतलब वो अपना बेटा के द्वारा क्या बोला कि जा दादी के पास तुझे मिठाई देती है ना, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगी। ऐसा कहकर बच्चा चला गया और दादी के पास रहने लगा। और मगम्मा कौन थी, तो उसका दादी था। और मगम्मा के पास रहने लगी और मगम्मा भी उसे चाहती थी। एक दिन पोता जीत कर बैठा कि मैं बेंगलुरु चलूँगा। मगम्मा क्या करे, बगल में ठोकरी और माथे पर ठोकरी, बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई है। तो यही था मगम्मा की कहानी। और धीरे धीरे क्या कि हुआ कि इसका मतलब मगम्मा का पति क्या था, तो मर गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मगम्मा के पति मृत्यु को प्राप्त कर लिया था, यानी मर गया था। और मगम्मा थी, मगम्मा के परिवार में टोटल 4 आदमी था। मगम्मा का एक बेटा था, उसका शादी यानी हो गया था, यानी उस मगम्मा की एक बहू थी और बहू का भी एक बेटा था। तो आप लोग समझ सकते हैं टोटल 4 आदमी थे मगम्मा के परिवार में। तो आप लोग समझ सकते हैं बार की तरीके से। अगला नंबर क्वेश्चन है, संतु नरेन आपस में कौन था। क्वेश्चन पूछता है संतु नरेन आपस में कौन था, तो संतु नरेन आपस में भाई भाई ही थे। 107 का राइट आंसर ये होगा, आपस में भाई भाई ही थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो यतेंद्र मिश्र है। 108 का राइट आंसर हमारा बी होगा, यतेंद्र मिश्र। और बहादुर कहानी किसने लिखा है, तो अमरकांत ने लिखा है। किसने लिखा है, तो अमरकांत ने लिखा है। और विनोद कुमार शुक्ल क्या लिखा है, तो पेड़ पर कैमरा लिखा है। और एक मछली कहानी, दोनों के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। मछली कहानी का लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। और आपसे पूछ दे मछली है तो मछली क्या है, तो मछली एक कहानी है। क्या है, तो मछली एक कहानी है। तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बिस्मिल्लाह खां का अंतिम नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां का अंतिम नाम कमरुद्दीन था। 109 का राइट आंसर हमारा डी होगा, कमरुद्दीन था। क्या था, तो कमरुद्दीन था। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ की रचयिता है, तो यह भारत से क्या सीखे इस पाठ की रचयिता है। 110 का राइट आंसर सी होगा, भारत से हम क्या सीखे। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो आप लोग बताइएगा भाषण है। क्या है, तो भाषण है। और किसका भाषण है, तो मैक्स मुलर का भाषण है, भारत से हम क्या सीखे। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रेडरिक मैक्समुलर ने किस भाषा में अनुवाद किया था, तो यह जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, क्योंकि यह जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे, इसलिए जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, भारत से हम क्या सीखे। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने, यहाँ करवि लिखा है, कवि ने किसे देवता कहा है। राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है, तो किसानों मजदूर को देवता कहा गया है। 111 का राइट आंसर डी होगा, किसानों मजदूरों का। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसके ना होने पर भक्त को लवादार संदार गिर जाएगा, तब यानी प्रभु को किसके ना होने पर लवादार संदार गिर जाएगा, तो प्रभु को गिर जाएगा। और क्यों गिरेगा, तो जब भक्त ना होगा तब गिरेगा। तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसे सिंहासन खाली करने के लिए बात कही गई है। किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है, तो राजतंत्र को भी और सामंतवाद को भी कहा गया है। हमारा राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों को कहा गया है। 12 का राइट आंसर मतलब सॉरी 112 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध था। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो गुप्त काल से किस लिपि का संबंध था, तो यानी संबंध जुड़ा था, तो वह ब्राह्मणी लिपि का जुड़ा था। 113 का राइट आंसर बी होगा, ब्राह्मणी लिपि को। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्रवण बेलागोला जैन तीर्थल स्थल कहाँ है। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थल स्थल कहाँ है, तो यह कर्नाटका में है। 114 का राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा ये होगा, कर्नाटक में है श्रवण बेलगोला स्थित। आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी, तो माँ जी कहती थी। क्या कहती थी, तो माँ जी कहती थी कथावाचक को मगम्मा। हमारा 115 का राइट आंसर सी होगा, माँ जी कहती थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक अधिक बुद्धिमान कौन थी। यह क्वेश्चन या आपसे पूछे कि बहुओं की दशा कैसी थी, आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि बहुओं की दशा कैसी थी, तो बहुओं को दशा पूछे या आपसे पूछे अधिक बुद्धिमान कौन थी, यह दोनों क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर कन्फर्म है। क्योंकि यह दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आपके फाइनल
बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो बहुओं की दशा कैसी थी? तो मगरमच्छ की तरह थी, हम बताए भी हैं इस क्लास में, तो आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। और आपसे पूछे अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान नजम्मा थी, जो कि मगम्मा की बहू थी। कौन थी? तो मगम्मा का बहू था। कौन था? तो मगम्मा का बहू था यह नजम्मा। और नजम्मा क्या था? तो अधिक बुद्धिमान था। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दही वाली मगम्मा किसे संदेश देती है? तो बहुओं को देती है। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता दूध पानी के मिश्रण की तरह है। 117 का राइट आंसर डी होगा, दूध पानी की मिश्रण की तरह। अगला नंबर क्वेश्चन है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो यह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचना है। 118 का राइट आंसर सी होगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचना है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और आपसे पूछे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछता है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू गाँव के मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू गाँव के मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू गांव के मध्य प्रदेश में। और कब हुआ था? तो 1891 ईस्वी में, जो कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और आपसे क्वेश्चन एक पूछता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित कौन सा पाठ है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जो कि चैप्टर 1 है। कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो यही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें याद कर लीजिएगा। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आपसे क्वेश्चन आता है तो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो यही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया है? तो भारतीय संविधान को लिखा है। तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। और भारतीय संविधान को लिखने में कितना वर्ष लगा था, मतलब कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 2 वर्ष और कितना दिन लगा था? तो 18 दिन, 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को लिखने में। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चन रिवाइज कराते हैं तो आप लोग क्लास छोड़ के भागिए मत, तो उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप लोग भाग जाते हैं कि रिवाइज में नहीं होगा, आप लोग रिवाइज कीजिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी हो पाएगा। तो रिवाइजे से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी होगा। तो आप सभी विद्यार्थी हमारा रिवाइज जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बेहतर तरीके से मार्क्स मिल पाएंगे और आपसे सभी क्वेश्चन बन पाएगा। मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया सभ्य समाज की आवश्यकता नहीं है, यह क्वेश्चन मान लो नहीं पूछा, तो आपसे पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभ्य समाज की आवश्यकता, मतलब सभ्य समाज की वर्णन किस पुस्तक में की गई है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पुस्तक में की गई है, जो कि लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। तो आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आप सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है, अज्ञे ने सूत्रपात किया। अज्ञे ने सूत्रपात किसका किया? तो अज्ञे ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। 119 का राइट आंसर हमारा सी होगा, प्रयोगवाद का सूत्र किया था, अज्ञे ने सूत्रपात किया था। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में अज्ञे का जन्म हुआ था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अज्ञे कौन सा पाठ लिखा है? क्वेश्चन पूछता है अज्ञे कौन सा पाठ लिखा है? तो हिरोशिमा पाठ लिखा है। कौन सा लिखा है? तो हिरोशिमा को लिखा है, हिरोशिमा पाठ को। और हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे है। और अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे है। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछे आप सभी विद्यार्थी उन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को दिखाया गया है। 121 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, उड़ीसा राज्य को दिखाया गया है। किससे? तो ढहते विश्वास पाठ में वर्णन किया गया है। और ढहते विश्वास पाठ की मतलब नायिका कौन थी? तो लक्ष्मी थी। कौन थी? तो लक्ष्मी थी।
ढहते विश्वास पात्र की मतलब पात्र कौन थी, तो लक्ष्मी थी। और लक्ष्मी का पति कौन था, तो लक्ष्मण था, जो कि क्या करता था, तो जो कि कोलकाता में नौकरी करता था। और लक्ष्मी का पति इतना पैसा नहीं कमाता था जिससे उसका खर्च मतलब घर चल पाए और खर्च हो पाए। तो वह इतना पैसा लक्ष्मण था जो नहीं कमा पाता था और कोलकाता में नौकरी करता था। तब लक्ष्मी ने क्या किया, तो लक्ष्मी अपना खेती बाड़ी करती थी और तहसीलदार के यहाँ काम भी करती थी। लक्ष्मी कहाँ काम करती थी, क्वेश्चन आता है। तो तहसीलदार के यहाँ काम करती थी और उससे उसका घर यानी खर्चा पानी घर का पूरा चल पाता था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्ष्मी के पूर्वजों ने लक्ष्मी के लिए कितनी जमीन छोड़ गया था, क्वेश्चन पूछता है। तो लक्ष्मी के पति ने मतलब सॉरी लक्ष्मी के पूर्वजों ने यानी जो कि इनके माता पिता थे वो कितने पूर्वज पूर्वज का अर्थ मतलब होता है बाबा उबा जो थे, वो समझ सकते हैं आप लोग। तो पूर्वजों ने कितने मतलब कितने खेत छोड़ गए थे, तो 1 बीघा खेत छोड़ गए थे। कितने खेत, तो 1 बीघा खेत को छोड़ दिया गया था। और क्या हुआ था कि जब बाढ़ आया था तो जितना भी खेत में लक्ष्मी का किया था वो अपना खेती, वह सभी फसल खराब हो जाते थे। परंतु लक्ष्मी हार नहीं मानती थी, फिर उसे दूसरे वर्ष यानी पूरा उसके ख़त्म होने के बाद उगा लेती थी, यानी खेती फिर से चालू कर देती थी। और कौन सा खेती का धान सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ा, आपसे पूछता है कौन सी फसल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा धरते विश्वास कहानी के अनुसार, तो धान की खेती थी। कौन सी खेती थी, तो धान की खेती थी जिस पे अधिक प्रभाव पड़ा। आपसे क्वेश्चन पूछता है। और आपसे क्वेश्चन यह भी पूछता है कि गांव के पढ़ाकू लड़का कौन था, यह क्वेश्चन पूछता है। तो गांव के पढ़ाकू लड़का कौन था, तो गुण निधि था। कौन था, तो गुण निधि था गांव के पढ़ाकू लड़का। कौन था, तो गुण निधि था गांव के पढ़ाकू लड़का। और बांध के मरम्मत में कौन लग गए, तो शंकरा मकरा गुण निधि सभी लोग लग गए बांध के मरम्मत में, जो कि बाढ़ आया और पूरे दह गया। तो उसी के मरम्मत में गुण निधि और शंकरा मकरा सभी लगा था। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था, पूछता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो गुण निधि कहाँ से लौटा था, तो यह कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था, कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था, तो कटक से लौटा था गुण निधि। तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। लगभग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करके पढ़ लिए, तो इसी प्रकार हम लोग पढ़ते रहेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। हम बताए भी है ऊपर कि ढहते विश्वास मतलब ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। 122 का राइट आंसर ये होगा। और लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है। और लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है, तो कोलकाता में करता है। कहाँ नौकरी करता है, तो कोलकाता में नौकरी करता है लक्ष्मण। और लक्ष्मण का पत्नी का नाम लक्ष्मी था। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। और ढहते विश्वास क्या है, तो ढहते विश्वास कहानी है। क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग बताइएगा ढहते विश्वास क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बताइएगा कहानी है एक प्रकार की यह, और ढहते विश्वास कहानी है जिसका पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, सिद्धम क्या है। सिद्धम क्या है, तो सिद्धम हमारा एक प्रकार की लिपि है। क्या है, तो सिद्धम हमारा एक प्रकार की लिपि है। 123 का राइट आंसर डी होगा, एक प्रकार की लिपि है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2024 के पेपर में आया था और 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। 124 का राइट आंसर हमारा बी होगा, काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बालाजी मंदिर किस काशी के में किस घाट पर अवस्थित है। यह क्वेश्चन पूछेगा। तो बालाजी मंदिर काशी के यानी जो कि काशी में स्थित है, और काशी के किस घाट पर अवस्थित है, तो पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। किस घाट पर, तो पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। 125 का राइट आंसर बी होगा, पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। और काशी को क्या बोला गया है, तो देवनगरी बोला गया है। क्या बोला गया है, तो देवनगरी यानी देवों का नगरी। देवनगरी का अर्थ क्या होता है, तो देवों का नगरी किसे कहा गया है, या देवनगरी की संज्ञा किसे दी गई है, तो काशी को दिया गया है। किसे दिया गया है, तो काशी को देवनगरी यानी देवों की संज्ञा दी गई है, देवनगरियों की। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव के बिहार में हुआ था। 126 का राइट आंसर डी होगा, डुमराव बिहार में हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म। और बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे,
तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। और शहनाई किस पौधे से बनाया जाता है? तो घास नामक नरकट के पौधे से बनाया जाता है। किस पौधे से? तो घास नामक नरकट के पौधे से। और बिस्मिल्लाह खां का अधिक संबंध किससे था? तो यही शहनाई से था अधिक संबंध। और बिस्मिल्लाह खां का बुखार भी किसका था? क्वेश्चन पूछता है। तो बिस्मिल्लाह खां का बुखार भी यही शहनाई का था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? तो कमरुद्दीन था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो क्या था? तो कमरुद्दीन था। क्या था? तो कमरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम कमरुद्दीन था। क्या था? तो कमरुद्दीन था। तो आप लोग उन्हें पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी? 127 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी? तो एक दिनहीन महिला थी। 127 का राइट आंसर बी होगा, एक दिनहीन महिला थी जो कि अपना गुजारा किसी प्रकार करती थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पास कितना जमीन था? क्वेश्चन पूछा ना, हम बताए भी थे ना कि क्वेश्चन पूछेगा। 128 में पूछा गया है लक्ष्मी के पास कितना जमीन था? तो लक्ष्मी के पूर्वजों ने 1 बीघा जमीन छोड़कर गया था। कितना? तो 1 बीघा जमीन छोड़कर गया था लक्ष्मी के लिए। तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा की रचना किसने की है? हिरोशिमा के रचनाकार किसने है या किसने किया है? तो सच्चिदानंद हीरानंद ओत्साइन अज्ञा ने किया है। 129 का राइट आंसर बी होगा, सच्चिदानंद हीरानंद ओत्साइन अज्ञा ने। और अज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो यही सच्चिदानंद हीरानंद ओत्साइन अज्ञा है। सच्चिदानंद हीरानंद ओत्साइन अज्ञा का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। और सच्चिदानंद हीरानंद ओत्साइन अज्ञा कौन सा पाठ लिखा है? तो हिरोशिमा पाठ को लिखा है। और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया था? तो हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त। कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा के नागासाकी और किस पर गिराया था? तो यही हिरोशिमा पे गिराया था। और क्वेश्चन पूछता है, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। जापान में स्थित है हिरोशिमा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे भी याद कर लीजिए। हमारा रिवाइज किया गया क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी जरूर याद करिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी बन जाएगा रिवाइज। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सभी का अर्थ क्या होता है? सॉरी, साक्षी का अर्थ क्या होता है? सभी का नहीं, साक्षी का अर्थ क्या होता है? तो साक्षी का अर्थ होता है गवाह होना। 130 का राइट आंसर बी होगा, गवाही होता है साक्षी का अर्थ, यानी किसी को साक्षी बनना, उसके तरफ से गवाही यानी देना। तो यही होता है साक्षी का अर्थ। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, विष की दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विष की दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है। 131 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, खोखा है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछता है विष की दांत है क्या? आपसे क्वेश्चन पूछेगा विष की दांत है क्या? तो विष की दांत है क्या? तो यह कहानी है। क्या है? तो यह कहानी है। और विष की दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। कौन है? तो विष की दांत कहानी के लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा है। और आपसे पूछता है खोखा का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन पूछता है खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो खोखा का दूसरा नाम कासू है। क्या है? तो खोखा का दूसरा नाम कासू है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खोखा को किसने दांत तोड़ दिया? क्वेश्चन पूछता है खोखा को किसने दांत तोड़ दिया? तो खोखा को मदन ने दांत तोड़ दिया। किसने तोड़ा था? तो मदन ने खोखा को दांत तोड़ दिया। और मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़ा था? तो मदन ने खोखा को टोटल 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत? तो 2 दांत को तोड़ दिया। खोखा के 2 दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने तोड़ा। किसने? तो मदन ने। और मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल था। क्या था? तो गिरधर लाल था। मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल था मदन के पिता का नाम। और यह गिरधर लाल जो थे वह सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे। कौन सा, किसके का पास काम करते थे? तो सेन साहब के यहाँ। और कौन सा काम करते थे? तो किरानी के काम करते थे। और सेन साहब की फैक्ट्री में जो कि किरानी के काम करते थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोखा मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? आपसे क्वेश्चन पूछता है तब मदन को लगा था कि अब मेरे पिता मारेंगे मुझे, बहुत देर रात घर पहुंचता है, इसलिए लगा था कि मदन के अब हमारे पिता मारेगा, इसीलिए मदन हक्का बक्का रह गया। और आपसे क्वेश्चन पूछता है एक कि सेन साहब की पुत्रियाँ कितनी थी? आपसे क्वेश्चन पूछता है सेन साहब की पुत्रियाँ कितनी थी? तो पुत्रियों की संख्या 5 थी, जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शिफाली और आरती थी। यह
यह पांचों बहनों का नाम, जो कि पांचों बहन किसका था, तो खोखा का था। किसका था, तो यही खोखा यानी कासू का था। खोखा का दूसरा नाम कासू था। तो कासू बोलिए या खोखा बोलिए, बतवा एक ही है। और खोखा के तोड़ फोड़ के हरकत से सेन साहब जो थे ना, वो क्या, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनने की सपना देखते थे। क्या, कौन सा सपना देखते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनने की सपना देखते थे, यही खोखा के कारण। किसके कारण, तो खोखा के तोड़ फोड़ के हरकत के कारण, यानी पंखा उंखा का खोल खाल करता था और फिर बना देता था, फिर बिगाड़ देता था। तो इसके तोड़ फोड़ के हरकत से इंजीनियर बनने के सपना देखते थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, क्वेश्चन पूछता है। तो सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो काले रंग की थी। किस रंग की थी, तो काले रंग की थी सेन साहब की नई मोटर कार। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब का और काले रंग की थी, और सेन साहब का नई मोटर कार कितने रुपये की थी, क्वेश्चन पूछता है। तो सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपये की थी, तो 7500 की थी। कितने रुपये की थी, तो 7500 की थी, यानी 7500 आप लोग कह सकते हैं। 7500 की थी नई मोटर कार, जो कि काले रंग की थी। किस रंग की, तो काले रंग की थी। और सेन साहब का मित्र क्या था, क्वेश्चन पूछता है। सेन साहब का मित्र क्या था, तो पत्रकार था। क्या था, तो पत्रकार था सेन साहब का मित्र। और पत्रकार के कार के हवा किसने निकाल दिया, क्वेश्चन पूछेगा। पत्रकार के कार यानी पत्रकार के गाड़ी के हवा किसने निकाला, तो यही खोखा ने निकाला। किसने निकाला, तो खोखा ने पत्रकार के कार के यानी गाड़ी के हवा निकाल दिया, खोखा ने। तो खोखा कितना बड़ा शैतान लड़का था, जो कि नटखट आप लोग समझ सकते हैं। तो यही था विष के दांत कहानी का पाठ में यही वर्णन किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विष के दांत कहानी पाठ से, तो हम लोग अभी जितना पढ़े हैं उसी में से जो भी पूछेगा। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से हमारा कहा गया मान लिए और याद कर लिए, तो आपके 50 में 50 पक्का बनेगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 50 प्लस ही बनेगा। तो आप लोग रिवाइज किया गया मुझे ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट हम जो भी क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया रहता है। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 132 नंबर, झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। 2024 के पेपर में आया था। कब आया था, तो 2024 के पेपर में, और 2023 में भी आया था, लगातार पूछा जाता है। तो महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो जिधर पार्टी बरियार होगा वही ना जीतेगा। तो झोपड़ी वाले यानी झोपड़ी के घर वाले जीत पाएंगे, नहीं ना जीत पाएंगे। तो महल वाले जीतेंगे। तो हमारा 132 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा महल वाले ही अक्सर जीतते हैं। और झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो यही महल वाले जीतते हैं। जो बरियार ज़्यादा होगा वही जीतेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इबादत का अर्थ क्या होता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इबादत का अर्थ क्या होता है, तो इबादत का अर्थ होता है उपासना। क्या होता है, तो उपासना होता है। 133 का राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा ये होगा उपासना यानी मजाक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 134 नंबर, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिख धर्म के प्रवर्तन किसने किया था, तो गुरु नानक देव ने किया था। किसने कहा किया था, तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म के प्रवर्तन किया था। और आपसे क्वेश्चन पूछता है, गुरु नानक देव सिखों के कौन से गुरु थे, क्वेश्चन पूछता है। तो गुरु नानक देव सिखों के कौन से गुरु थे, तो प्रथम गुरु थे। कौन से गुरु थे, तो प्रथम गुरु थे। और जो कि गुरु अर्जुन देव थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से गुरु, गुरु अर्जुन देव थे, वह सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जी वो गुरु गोविंद सिंह जी वह 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, तो 10वीं और अंतिमवें गुरु थे। इनके बाद कोई भी गुरु नहीं बन पाया, जो कि गुरु गोविंद सिंह था। कौन था, तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी था। इसके बाद कोई भी गुरु नहीं बन पाए। तो आप सभी विद्यार्थी रिवाइज किया गया जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है, 2024 के पेपर में पूछा गया था। हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के आदि कवि सरहदपाद है। कौन है, तो सरहदपाद है हिंदी के आदि कवि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बेतमा कहाँ है। बेतमा कहाँ है, तो बेतमा इंदौर के पास है। कहाँ है, तो इंदौर के पास है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है, बेतमा दान पत्र कितना वर्ष पुराना है, क्वेश्चन पूछता है। तो बेतमा दान पत्र कितना वर्ष पुराना है, तो 1000 ईस्वी वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है,
तो 1000 ईस्वी वर्ष पुराना है, इसे देख लीजिएगा आप। यह मेरा कन्फर्म मतलब सजेस्ट नहीं है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा। बेतमा दानपत्र कहाँ है, तो इंदौर के पास। और बेतमा दानपत्र कितना वर्ष पुराना है, तो 1000 ईस्वी वर्ष पुराना है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, 1000 ईस्वी वर्ष पुराना है। इसका राइट आंसर यही होगा, 1000 ईस्वी वर्ष पुराना है। और कहाँ है, तो इंदौर के पास। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भाग्य दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भाग्य दृश्य प्रस्तुत किया गया है, तो महानंदा को किया गया है। कहाँ, कौन नदी को, तो महानंदा को किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुण निधि कहाँ से लौटा था। क्वेश्चन पूछा ना, हम बोल रहे थे ना रिवाइज किया गया क्वेश्चन पूछेगा। गुण निधि कहाँ से लौटा था, तो यह कटक से लौटा था। गांव के पढ़ाकू लड़का कौन था, तो यही गुण निधि था। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। 138 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो वृक्ष को कहा है। 139 का राइट आंसर सी होगा। कुंवर नारायण ने वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। और वृक्ष कहाँ मिलता था, तो दरवाजे पर मिलता था। लेखक के कहाँ मिलता था, तो दरवाजे पे मिलता था। लेखक के जो कि दरवाजे पर मिलता था। चौकन्ना होकर रक्षा करता था कौन, तो यही वृक्ष करता था, जो कि बूढ़ा वृक्ष भी कहा गया है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वृक्ष की सूखी डालियाँ किस तरह दिखाई देती थी। क्वेश्चन पूछता है, वृक्ष की सूखी डालियाँ यानी जो सूख जाता है वृक्ष, उसकी टहनियाँ किस प्रकार दिखाई देती है, तो राइफल की तरह। किस प्रकार, तो राइफल की तरह दिखाई देती है उसकी टहनियाँ। किस तरह, तो राइफल की तरह दिखाई देती है वृक्ष की सूखी डालियाँ। तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा। कुंवर नारायण ने मतलब घर जब लौटा वापस, तो किसे नहीं देखा था, तो वृक्ष को नहीं देखा था। 140 का राइट आंसर डी होगा। वृक्ष को नहीं देखा क्योंकि वृक्ष कट गया था। क्या हुआ था, तो वृक्ष कट गया था, इसीलिए कुंवर नारायण नहीं देख पाए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो कि इस क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, और आप लोग 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो पर जरूर जाकर मतलब इस चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिए। 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बारीकी तरीके से समझाकर उसमें भी पढ़ाए हैं और इसमें भी। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर पढ़ लीजिएगा। यह 500 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो आप सभी विद्यार्थी जरूर पढ़ लीजिएगा। और आज का क्लास, इस क्लास 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर कर लीजिए। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये के क्लासेस का सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। तो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कर लीजिएगा। तो ओके बाय, यही हमारा आपसे उम्मीद रहेगा। ओके बाय।